नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी से आपको बड़ी खबर बता दें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। अतिक्रमण मामले में आज ये बड़ी सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई नहीं हुई है। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का सभी को इंतजार है, लेकिन रेलवे भूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख यानी कि 16 दिसंबर दे दी है। 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और बड़ा फैसला आ सकता है। लगातार ये जो विवाद है और ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और 2 बार सुनवाई टल चुकी है। अब 16 दिसंबर को देखने वाली बात होगी कि बड़ा फैसला आता है या फिर सुनवाई फिर से टल जाएगी। बता दें कि बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में 3660 मकान और 5200 से अधिक परिवार है जिनको रेलवे अपना अतिक्रमण मानता है और इसके अलावा 30 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है जिसे रेलवे अपने विस्तारीकरण के लिए लेना चाहता है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस है, जीआरपी, यहाँ पे भारी फोर्स की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन और बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती इसलिए की गई है कि किसी भी तरह की हिंसा या विवाद पैदा ना हो। बनभूलपुरा मामला जो कि कोर्ट में काफी समय से चल रहा है और लगातार लोग इसको लेकर यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये कहते हुए नजर आए कि जो भी फैसला आएगा हम उसके पक्ष में रहेंगे, वो फैसला हमें स्वीकार होगा। तो आज बड़ी सुनवाई होनी थी और कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता था, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया है। अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर है। बनभूलपुरा अतिक्रमण को लेकर ये पूरा जो केस है, ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। तो वही उत्तराखंड में अगले साल से राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं की भुगतान और बिलिंग प्रक्रिया भी डिजिटल कर दी जाएगी। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस साल मई तक का लाभ का हिस्सा सभी राशन विक्रेताओं को मिल चुका है और अगले 3 महीने का लाभ का हिस्सा 2 से 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 98% धान की खरीदी हो चुकी है। लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है ताकि ज्यादा किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा सके। रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए राशन कार्ड बनाते समय जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें दिव्यांग, तलाकशुदा, अनाथ और मानसिक रूप से कमजोर लोग शामिल हैं। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के अधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है। शहर की बढ़ती ट्रैफिक दिक्कतों और हर सड़क पर मौजूद फल सब्जी की ठेलियों को व्यवस्थित करने के लिए देहरादून नगर निगम अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए राजधानी में 25 नए स्मार्ट वेंडिंग जोन विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर नगर अतुक्त नमामि बंसल ने कहा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में नए स्मार्ट वेंडिंग जोन विकसित करने की तैयारी कर दी जाएगी। ये नगर आयुक्त ने कहा है और ये भी कहा है कि इन स्थलों को अंतिम रूप देने का काम निगम भूमि अनुभाग के सर्वे के बाद करेंगे। मकसद एक ही है कि ठेली संचालकों के हितों का भी ध्यान रखा जाए, जिसके लिए जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। स्पेंडिंग जोन भी बनाए जाने स्मार्ट, कब तक वो बनेंगे और किस तरह की? उनके लिए भूमि चिन्हीकरण का कार्य हो चुका है और अब उनकी कार्य योजनाएं भी तैयार हैं। स्वीकृति उपरांत टेंडर लगा दिए जाएंगे। स्पेंडिंग जोन भी बनाए जाने स्मार्ट, कब तक वो बनेंगे और किस तरह की? उनके लिए भूमि चिन्हीकरण का कार्य हो चुका है और अब उनकी कार्य योजनाएं भी तैयार हैं। स्वीकृति उपरांत टेंडर लगा दिए जाएंगे।
उत्तराखंड की वाइब्रेंट विलेज योजना सीमावर्ती गांवों के किसानों के लिए आर्थिक संजीवनी बनती जा रही है। पशुपालन और मछली विभाग का आईटीबीपी के साथ किया गया समझौता न सिर्फ सफल रहा, बल्कि अब इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए एसएसबी और भारतीय सेना के साथ भी मटन और मछली आपूर्ति के लिए नया समझौता होने जा रहा है। इससे सीमांत जिलों के किसानों की आय में और इजाफा होने की उम्मीद है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर 2024 में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पशुपालन और मछली विभाग और आईटीबीपी के बीच भेड़, बकरी, मुर्गी और मछली की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। इस समझौते का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना था, ताकि वे बिचौलियों से मुक्त होकर अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर सके। पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले किसानों ने इस योजना को पूरी तरह सफल साबित कर दिया है। बीते एक साल में सहकारी समितियों के जरिए किसानों ने आईटीबीपी को करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए का मटन, चिकन और ट्राउट मछली का कारोबार दिया है। खास बात ये रही कि किसानों को भुगतान डिलीवरी के मात्र 2 दिनों के अंदर डीबीटी के जरिए हो रही है। पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी बनाया गया है। वहीं कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देकर उत्पादन लागत को कम किया गया है। इसका सीधा लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों के कुक्कुट और मछली पालकों को मिला है। खास तौर पर धारचूला क्षेत्र के ट्राउट फिश पालकों को इस योजना से बड़ी आर्थिक मजबूती मिली है। आईटीबीपी के साथ 3 साल के समझौते की शानदार सफलता के बाद अब पशुपालन और मछली विभाग एसएसबी और भारतीय सेना के साथ भी इसी तर्ज पर मटन और फिश आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहा है। जल्द इन दोनों सुरक्षा बलों के साथ भी औपचारिक समझौता होने की संभावना है, जिससे किसानों को एक बड़ा और स्थायी बाजार मिल सकेगा। वहीं पशुपालन और मछली मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि आईटीबीपी के साथ हुए समझौते से भेड़, बकरी और ट्राउट फिश पालकों को बड़ा लाभ मिला है। हमने बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधी मार्केट दी है। अब एसएसबी और सेना के साथ भी इस तरह का समझौता करने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। ये ऑलरेडी हो चुका है अनुबंध, हम 3 साल का ऑलरेडी कर चुके हैं। आईटीबीपी का काम भी शुरू हो चुका है हमारा। अभी तक जो मेरे पास नंबर्स हैं कि हम 9.5 करोड़ रुपए की सेल आईटीबीपी को अपने पशुपालकों के माध्यम से कर चुके हैं। हमारे 3 पर्वतीय जिले जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जहाँ पे आईटीबीपी की पोस्ट हैं, उनके साथ हमारा अनुबंध हुआ है 3 साल के लिए। और उसमें हमारा चिकन, हमारे फिश, गोट और शीप ये डायरेक्टली आईटीबीपी खरीदेगा। कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा। हमारी टीम जाती है, पशुपालन की टीम जाएगी, आईटीबीपी की टीम आती है, उनके डॉक्टर्स आते हैं, वो जांच करते हैं और सीधा पशुपालक से वो खरीद के ले जाते हैं और 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीबीटी आ जाता है। कुल मिलाकर वाइब्रेंट विलेज योजना अब सिर्फ सीमांत गांवों को आबाद रखने की रणनीति नहीं, बल्कि वहां के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत जरिया बनती जा रही है। आईटीबीपी के बाद अब एसएसबी और सेना के साथ होने वाला प्रस्तावित समझौता सीमावर्ती अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। हरिद्वार जिले में स्लीपर बसों की अनियमितताओं के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष अभियान लगातार जारी है, जहां सोमवार को चंडी चौक और बहादुराबाद क्षेत्र में बसों की कड़ी जांच की गई। एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के निर्देशन में संयुक्त टीम ने दर्जनों बसों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान कई बसों की जांच करते हुए अधिकारियों ने वाहन दस्तावेज, परमिट, चालक लाइसेंस और बीमा पत्रों की विस्तार से जांच की। अब तक कुल 10 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को कई नियम उल्लंघनों में सीज किया जा चुका है, जबकि 50 से अधिक बसों का चालान किया गया है। देखिए, ओवरलोडिंग पे जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि कंटिन्यूअस कार्रवाई करती रहे पुलिस और परिवहन विभाग। तो उसी के क्रम में परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों पे कार्रवाई कर रहा है। कल के डेट पे भी ओवरलोडिंग में लगभग 20 से ज़्यादा चालान किए गए हैं और ये जो कार्रवाई वो आगे भी चलती रहेगी। ये स्लीपर बसेस पे भी पिछली रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं। उत्तरकाशी
काशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में कड़ाके की ठंड में वन विभाग नेशनल पार्क की टीम लगातार गश्त कर रही है। बता दें कि उच्च हिमालय में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी और गंगोत्री इंचार्ज राजवीर रावत अपनी तमाम टीम के साथ नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की निगरानी और तमाम ट्रैक रूट पर गश्त कर रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के गांव इब्राहिमपुर के पास विश्वकर्मा कॉलोनी के लोगों को सांस से संबंधित गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं को गांव के नजदीक तारकोल कंपनी से निकलने वाला धुआं घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर रहा है। इब्राहिमपुर ग्रामवासियों ने अब इस तारकोल कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हुए बताया कि इस कंपनी से निकलने वाला धुआं गांव के लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। इस कंपनी के निकलने वाले धुएं से गांव के लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। इस तारकोल कंपनी के बारे में पॉल्यूशन विभाग और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की है और यहां तक कि आज तक कोई इसे देखने तक नहीं आया। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दे दी गई है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरी संज्ञान में लाया गया है और तत्काल इसमें जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो टीम्स हैं और जो अन्य डिपार्टमेंट से कंसर्न उनको भेज कर निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई भी मानक के अनुसार कार्य नहीं करता पाएगा तो उस पर विधि के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। मेरी संज्ञान में लाया गया है और तत्काल इसमें जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो टीम्स हैं और जो अन्य डिपार्टमेंट से कंसर्न उनको भेज कर निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई भी मानक के अनुसार कार्य नहीं करता पाएगा तो उस पर विधि के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। रुड़की में मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया और दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। बता दें कि घटना में दो महिलाओं समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं मारपीट में एक युवती के सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिस कारण से युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल महिलाओं पर हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। खबर रुड़की से है। रुड़की में लक्सर के प्रहलादपुर गांव में खतरनाक सांप घर के आंगन में घुस गया, जिसे देख परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है रेस्क्यू करने और टीम ने घर की पूरी गहन तरीके से सर्चिंग की। घंटों की मशक्कत के बाद सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वहीं वन कर्मचारियों ने बताया कि सर्प एक्सपर्ट को मौके पर भेजा गया था। उनकी कुशलता से रेस्क्यू बिना किसी नुकसान के पूरा हो गया। बता दें कि इलाके में बरसात के बाद ऐसे खतरनाक सांपों के आबादी वाले क्षेत्रों में आने की घटनाएं बढ़ जाती है। विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध हलचल पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की सलाह भी दी गई। उत्तराखंड के नैनीताल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भीषण आग के बाद अब हालात सामान्य हैं। हालांकि आग ने पूरे स्कूल भवन को जलाकर राख कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी शहर नैनीताल से एक ऐसी घटना सामने आई जो आपको झकझोर कर रख देगी। वो जगह है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। शिक्षा के मंदिर में ऐसी लापरवाही जो आपकी रूह को कपकपा देगी। आग के बाद की ये तस्वीरें देखकर आप खुद को सदमे से नहीं निकाल पाएंगे। चाइना पीक क्षेत्र के पास स्थित शीशु मंदिर विद्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। देखिए ये तस्वीर। कुछ देर पहले तक जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वही क्लासरूम अब राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। लकड़ी और पुरानी संरचना की वजह से आग ने देखते ही देखते पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। काले पड़ चुके ब्लैक बोर्ड, जली हुई किताबें, टूटे हुए खिलौने, हर कोना इस दर्दनाक हादसे की गवाही दे रहा है। गनीमत रही कि जब आग लगी उस वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची
और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोग और अभिभावक सदमे में। पहाड़ों में पढ़ाई के लिए सीमित संसाधनों के बीच ये स्कूल सैकड़ों बच्चों का सपना था। अब सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों की पढ़ाई कब और कैसे फिर शुरू होगी। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चुईरानी ग्राम सभा के धरगड़ा क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक ग्रामीण की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद वन विभाग ने गांव के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रात में तेंदुआ पिंजरे के पास आया और अंदर रखे शिकार को खा गया, जिसके बाद पिंजरे का लॉक मजबूत न होने के कारण वह आसानी से निकलकर जंगल में फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में और ज्यादा दहशत फैल गई है। घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। वहीं काली कुमाऊं के रेंजर ने कहा कि वन विभाग आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। साथ ही रेंजर ने आदमखोर गुलदार के पकड़े जाने तक लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लोग शासन प्रशासन से जल्द गुलदार को पकड़ने या आदमखोर घोषित कर गोली मारने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले निक्की जैन को राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जहां निक्की जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। बता दें कि देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर एसटीएफ ने इस गिरोह की तलाश शुरू की थी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस गिरोह तक एसटीएफ पहुंच चुकी है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी भी 5 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर है। जल्दी गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। है कि आपको एक कोई भी नॉर्मली मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि जो भी डिजिटल और साइबर फ्रॉड्स होते हैं हमारे, ये पहले आपको एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए एक लिंक भेजेंगे। ये लिंक भेजने के बाद वो लिंक आप खोलेंगे, या तो एपीके फाइल होगी तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, वो लिंक से ऐप डाउनलोड होगी। उस ऐप के ज़रिए वो सारा ऐप एक होता है जो ये पीछे से बैकग्राउंड ये मैनेज करेंगे। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि 5,000 रुपये आपने डाले तो आपके 10,000 हो गए। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं, जहां आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर का है, जहां एक मरीज बाइक से अस्पताल पहुंचा, लेकिन जब मरीज दवाई लेकर वापस आया तो उसकी बाइक वहां पर थी ही नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीसीटीवी में देखा गया तो एक व्यक्ति चुपचाप बाइक चोरी करके ले जा रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने तहरीर कोतवाली में दी है। वहीं अब अस्पताल प्रशासन भी इसमें कार्रवाई की मांग कर रहा है। सोमवार के दिन आसिफ सलमानी नाम के मरीज अपनी वाइफ को दिखाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में आए हुए थे। वो किसी अशोक कुमार की बाइक लेकर आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ओपीडी पर्चे के जहाँ बनते हैं उसके सामने बाइक खड़ी की है और यहाँ दिखा के जब गए हैं तो पता लगा उनकी बाइक चोरी थी। तो हमारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें भी एक आदमी अचानक से बाहर से आया और बाइक चोरी करके ले गया, जिसकी सूचना गाड़ी वालों द्वारा पुलिस को दे दी गई है। रामनगर के पूछड़ी के वन आरक्षित क्षेत्र में हाल ही में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस इलाके में पिछले 4 सालों में रचनात्मक शिक्षक मंडल का संचालित ज्योतिबा सावित्रीबाई सायकालीन स्कूल भी आता है, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान यह स्कूल भी गिर गया और स्कूल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके बाद स्कूल की पूरी टीम ने फैसला लिया है कि पढ़ाई किसी हाल में नहीं रुकेगी और बाहर जमीन पर बैठाकर बच्चों ने क्लास ली। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे, जिसको देख टीम ने प्रशासन से भी अपील की है कि यहां 200 से अधिक बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई करने आते हैं, जो बेहद गरीब परिवारों से हैं। ऐसे में इन बच्चों की पढ़ाई को व्यवस्थित रखने की तत्काल व्यवस्था की जाए।
देखिए, रचनात्मक शिक्षक मंडल द्वारा कुचड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा बीनने वाले बच्चे और मजदूर परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए एक सायंकालीन स्कूल, ज्योतिबा फुले सायंकालीन स्कूल, सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल संचालित किया जा रहा है पिछले 4 सालों से। अभी वहां अतिक्रमण हटा तो हमारा स्कूल भी टंचिंग ग्राउंड के अंदर जो तारबाड़ हुआ उसमें आ गया। आज हम वहां गए तो हमने देखा कि स्कूल तो टंचिंग ग्राउंड के अंदर आ गया है, जो हमारा टीन का छप्पर है। तो बच्चे लेकिन वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे, वो चाहते थे कि पढ़ाई हो, उनके गार्जियन चाहते थे पढ़ाई हो। तो फिर हमारी टीम ने तय किया कि पढ़ाई को न रोका जाए और हमने तारबाड़ से बाहर, तारबाड़ को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ना हम अंदर गए, लेकिन तारबाड़ से बाहर हमने बच्चों की पढ़ाई को व्यवस्थित करने का आज प्रयास किया है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने नगर अध्यक्ष विनय बाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और 4 दिसंबर 2018 के कर्मचारियों को सरकार ने नियमितीकरण के आदेश का स्वागत किया। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए 4 दिसंबर 2018 से 10 साल पहले कर्मचारियों को नियमीकरण की जगह 2025 तक 10 साल पहले कर्मचारियों का भी नियमीकरण की मांग की है, जिसको लेकर सभासद अविनाश बाल्मीकि ने कहा कि 2018 की जगह जिन्हें 2025 तक 10 साल पूरा होने वाला है, उन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। वहीं संघ के नगर अध्यक्ष विनय बाल्मीकि ने कहा कि कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से घर के खर्च उठाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। अगर सरकार 10 सालों से कार्य कर रही कर्मचारियों का नियमितीकरण करती है तो कर्मचारियों को अपने परिवार के पालन पोषण करने में आसानी होगी। विषय ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आज उप जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें पूर्व में सरकार के माध्यम से एक सूचना दी गई थी कि 4/12/2018 तक जिनको 10 वर्ष हो गए हैं उनका विनियमितीकरण कर दिया जाएगा। तो हमारा सरकार से निवेदन ये है कि इस विषय को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जो लोग 2025 तक 10 वर्ष का कार्य अपना समय पूरा कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने सफाई कर्मचारी की जो हमारे काफ़ी समय से आंदोलन चल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए ये शासनादेश जारी किया। किंतु जो 2018 के बाद के जो कर्मचारी हैं, 2018 बहुत मामूली सी कर्मचारी हो पा रहे हैं, उसमें नियमित अधिक से अधिक कर्मचारी नहीं हो पा रहे। लेकिन जो अगर सरकार थोड़ा सा और ध्यान दे हम लोगों की तरफ तो 2024 या 25 तक की जो कट ऑफ द डेट है बढ़ा दे, ताकि समस्त प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी अन्य विभागों में जो कर्मचारी हैं वो इसका लाभ ले सकें। मुंशियारी तहसील के सीमांत क्षेत्रों में आजादी के 77 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहां बना हुआ है। यहां के ग्रामीण आज भी अपनी जरूरत की सामग्री अपने ही पीठ में ढोकर ले जाने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में जीमिया गांव से क्वीरी गांव तक 2 किलोमीटर मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग डीडी हाट ने नहीं खोला। ये मार्ग धापा मिलम मोटर मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर लंबे मार्ग का हिस्सा है, जिसे साल 2022 में काट तो दिया गया, लेकिन उसके बाद से निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया। हरिद्वार में बढ़ती ठंड को देखते हुए सर्दियों में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी हरिद्वार की नई पहल देखने को मिली, जहां पर ज्वालापुर पुलिस ने सीनियर सिटीजनों के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम जानी। इसके साथ ही घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों से उनकी समस्याएं सुन उनका निस्तारण करने का भी भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस ने बुजुर्गों से साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से बचाव का भी संदेश दिया। पुलिस ने चेतक मोबाइल कंट्रोल रूम और थाना प्रभारी के नंबर भी उनके साथ साझा किया और बोला कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो तुरंत संपर्क करने की कोशिश करें। वहीं सभी थानों में अब नियमित रूप से बुजुर्गों का हालचाल अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र की है। आपको बता दें कि आरोपी साल 2018 से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ चिटफंड
जैसे कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे, जिसमें पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी के खिलाफ कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर हरिद्वार लाकर कानूनी कार्रवाई कर रही है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा चल लौटेंगे।